चलिए देखिए, कल जो हम लोग बात कर रहे थे उसमें हम लोगों ने कल संघात्मक शासन प्रणाली और एकात्मक शासन प्रणाली को लेकर बात किया था। ठीक है, वहाँ पर हम लोग देखे थे कि संघात्मक शासन प्रणाली के लिए कुछ खास विशेषताएं थी। उसमें फर्स्ट पॉइंट देखे थे कि भाई यहाँ पर केंद्र और राज्य के मध्य क्या होता है, जो शक्तियाँ होती हैं उसको सूचियों के माध्यम से विभाजित किया जाता है, और केंद्र और राज्य जो होता है वो शक्तियों के मामले में दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, कहीं से भी राज्य के अपेक्षा केंद्र को अधिक शक्ति प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, फिर आपने देखा था कि शक्तियों के पृथक्करण के लिए इसका एक लिखित प्रावधान होता है, और इसीलिए कहा जाता है कि संघात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है, लिखित संविधान पाया जाता है। ठीक है, इस लिखित संविधान में हम लोगों ने क्या बात किया था, लिखित संविधान में बात किया था कि जो संविधान होता है उसका संशोधन करना आसान नहीं होता है, इसलिए कहते हैं कठोर संविधान संशोधन होता है या कठोर संविधान होता है। इसके अलावा हम लोग बात किया था एक स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो सारी चीज़ों पे हम लोगों ने कल बात किया था। यहाँ पर एक जो शब्द है कठोर संविधान, ठीक है, उसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेंगे, क्योंकि संघात्मक शासन प्रणाली जो है मुख्य रूप से ये अमेरिका की विशेषता देखने को मिलती है, और अमेरिका की सापेक्षता में दुनिया के अन्य देशों में इसको पढ़ने का या समझने का प्रयास किया जाता है, या वहीं से सिस्टम को ये अपनाया भी गया है, क्योंकि सबसे पहले वहीं पर लागू भी किया गया था। ठीक है, तो अमेरिका में किस प्रकार से संविधान संशोधन जो है वो अत्यधिक कठोर प्रक्रिया, उसको देख लेते हैं। बाकी संविधान संशोधन के जो और प्रावधान होंगे उसको हम लोग अभी आज ही भारत के संदर्भ में जब बात करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे, तो लचीला और कठोर क्या होता है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल देखते हैं कठोर संविधान क्या होता है। देखिए, कठोर संविधान, हम उस संविधान को कहते हैं जहां पर संविधान संशोधन करना आसान नहीं होता है, यानी संविधान संशोधन आसान नहीं होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर किस तरह से संविधान संशोधन आसान नहीं होता है, तो इसको अमेरिका की सापेक्षता समझिए। देखिए अमेरिका में क्या है, जैसे हम लोग क्या क्या चलता है, संसद है, संसद में हमारे क्या दो सदन चलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अमेरिका में भी क्या है, जो वहाँ की विधायिका है वहाँ के भी दो सदन हैं, उसमें एक को क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं सीनेट। और जो सीनेट है ये भारत के संदर्भ में समझेंगे तो जैसे हमारे क्या राज्यसभा होती है उसके तरह कार्य करता है, और दूसरी अगर हम लोग बात करें तो होता है प्रतिनिधि सभा। और ये जो प्रतिनिधि सभा होती है ये भारत में जैसे कि लोकसभा होती है उसकी तरह होता है। ठीक है, अब देखिए अगर अमेरिका में किसी भी संविधान में संशोधन करना होता है तो यहाँ पर क्या होता है, ये दोनों ही सदनों में विशेष बहुमत से, दोनों ही सदनों में विशेष बहुमत से इसे पास करना होता है। यानी जो संविधान संशोधन विधेयक होता है, संविधान संशोधन का जो बिल होता है कि हम ऐसा संविधान संशोधन करना चाहते हैं, उसको दोनों ही सदनों में, सीनेट में और प्रतिनिधि सभा में विशेष बहुमत से पास करना होता है। ठीक है, हम पहले भी इस चीज़ की चर्चा कर चुके हैं कि आप लोगों के सामने बहुत से ऐसे नए शब्द आएंगे, परेशान मत होइएगा, तनाव मत लीजिएगा। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर आपके सामने आ गया विशेष प्रावधान क्या है संविधान संशोधन का। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे साधारण बहुमत क्या होता है, पूर्ण बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत क्या होता है। तो चूंकि चर्चा भी विशेष बहुमत की हो रही है इसलिए इसको समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए विशेष बहुमत क्या कहते हैं, इसमें उपस्थित व मतदान करने वाले कुल सदस्यों का 2/3 सहमति होना चाहिए, जो सदन की कुल संख्या के 50% से ज़्यादा होना चाहिए। अब ये बात समझिए, देखिए जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर दो है, हमने मान लिया एक सीनेट को, क्योंकि दोनों में अलग अलग पास करना होता है। ठीक है, सीनेट में अगर हमने मान लिया कि यहाँ पर सदस्यों की संख्या 300 है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, उपस्थित और मतदान करने वाले। जैसे आप लोग का क्लास है तो क्या 100% अटेंडेंस डेली होती है? नहीं। इसी प्रकार से जब विधायिका का सदन चल रहा होता है, अर्थात कहीं पर उनकी असेंबली चल रही होती है, चाहे वो राज्यसभा की हो चाहे लोकसभा की, अमेरिका के संदर्भ में चाहे वो सीनेट की हो चाहे प्रतिनिधि सभा की, तो 100% विधायक
सॉरी यहाँ पर सांसद की बात करें, 100% सांसद उपस्थित हो, ये जरूरी तो नहीं है। हमने मान लिया कि उपस्थित लोगों की संख्या कितनी है, उपस्थित लोगों की संख्या हमने मान लिया कि 240 है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जब मतदान करने की बात आई तो जनरली आप देखते हैं बहुत से लोग क्या होते हैं, हो सकता है बाइकआउट कर जाएं या वो क्या हो जाएं, वो पक्ष या विपक्ष दोनों में अपना मतदान न करें। तो ये भी निर्भर करता है कि उसमें मतदान किया कितने लोगों ने। हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर जो उपस्थित लोग थे उनमें से 210 लोगों ने मतदान किया, ठीक है। क्योंकि शब्द क्या कह रहा है, विशेष बहुमत के लिए कह रहा है उपस्थित व मतदान करने वाले। इसका मतलब जो मतदान कर रहे हैं वो उपस्थित होने चाहिए, लेकिन सभी उपस्थित लोग मतदान कर रहे हो ये जरूरी नहीं है, ठीक। अब इनका क्या है 2/3, तो 2/3, इसलिए मैंने ऐसा थोड़ा सा आंकड़ा लिया जो आपके लिए आसान हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया 70, यानी कम से कम इसमें 140 लोग क्या है संविधान संशोधन के पक्ष में अपनी सहमति व्यक्त करें, पहली चीज। लेकिन दूसरी बात क्या कह रहा है, कह रहा है कि कुल सदन की संख्या के 50% से ज्यादा होना चाहिए। अब कुल सदन की संख्या कितनी थी, कुल सदन की संख्या जो है वो 300 थी और इसके 50% से ज्यादा यानी 151 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखिए उपस्थित और मतदान करने वालों की संख्या 140 है, बड़ी संख्या है, क्योंकि 210 ही लोगों ने तो इसमें अपना मतलब मत दिया है, लेकिन इसके बावजूद ये सदन की कुल संख्या से कम पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, तो ये विशेष बहुमत नहीं होगा। इसका मतलब कम से कम ये उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या इतनी होनी चाहिए जो 150 से ज्यादा हो, ठीक है। तो जब कभी विशेष बहुमत का जिक्र आएगा तो 3 कीवर्ड पकड़ कर बैठिएगा। पहला, उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों की कुल संख्या का 2/3 सहमति होना चाहिए, जो सदन की कुल संख्या के 50% से ज्यादा हो, ठीक है। अब देखिए कितना कठोर प्रावधान है। अब ऐसे आपने क्या किया, सीनेट में विशेष बहुमत से पास किया, विशेष बहुमत से, उसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा आपको, प्रतिनिधि सभा में भी क्या करना पड़ेगा आपको, विशेष बहुमत से यही प्रक्रिया निकालनी पड़ेगी। और आप जानते हैं कि चूंकि हम लोग अमेरिका जैसे प्रावधान में देख चुके हैं कि वहां पर प्रांतों को भी उतनी ही शक्तियां हैं जितना कि संघ को है। तो अगर यहाँ पर संघ की विधायिका ने अनुमति दे भी दी तो अभी ये संशोधन हुआ नहीं। अब और जटिल प्रक्रिया में आइए, अब और जटिल प्रक्रिया में जाएंगे तो यहाँ पर क्या है, कुल राज्यों में जो संख्या है, यानी कुल राज्यों की संख्या के 3/4 सदस्य, तो समझे 3/4 सदस्य अपने विधायिका में, यानी प्रत्येक राज्य की जो विधायिका है, प्रत्येक राज्य का जो सदन है, जैसे हम लोग क्या चलता है, विधानमंडल चलता है कि नहीं चलता है, ठीक है। तो प्रत्येक राज्य की विधायिका में क्या करें, उसको विशेष बहुमत से पास करें, विशेष बहुमत से, तब जाकर कोई संविधान संशोधन होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर हम लोग बात कर रहे हैं कुल राज्यों की संख्या, कल हम लोगों ने चर्चा किया था कि कॉलोनी कितनी वहां पर 50 वर्तमान में, हम 50 राज्य मान लेते हैं। 50 राज्य में अगर हम लोग मान लेते हैं उसका 3/4 निकाल रहे हैं, लगभग 12×36 तीसरा हिस्सा, उससे ज्यादा, मतलब कम से कम 37 लोग, 37 क्या 37-38 आप कर लीजिए, 37-38 लोग नहीं, 37-38 राज्य ऐसे हों जो अपने के यहाँ उस संशोधन के लिए सहमति दिए हों। और कैसे सहमति दिए हों कि उनकी अब विधायिका में जो उपस्थित सदस्य हैं वो विशेष बहुमत से उस चीज को क्या किए हों, पारित किए हों। तो जटिल प्रक्रिया समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। इतनी मुश्किल से संविधान संशोधन होता है कि आप समझिए कि या तो वो इतना बेहतर कोई व्यवस्था आ रही होगी जिसमें किसी को भी आपत्ति नहीं होगी, नहीं तो थोड़ी सी भी अगर आपत्ति होगी तो इतनी बड़ी संख्या में आपको कभी भी सहमति नहीं मिल सकती है, ठीक है। तो इसीलिए अमेरिका का जो संविधान है वहां पर क्या है, कठोर संविधान शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वहां पर संविधान संशोधन बिल्कुल भी आसान नहीं है, ठीक है। तो फिर से हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा इसको निष्कर्ष के रूप में। हम लोग बात कर रहे थे कठोर संविधान। कठोर संविधान में आपने क्या देखा कि जिसमें संशोधन करना आसान नहीं है। अमेरिका में क्या प्रावधान है, तो अमेरिका में प्रावधान है कि संघीय विधायिका में इसे विशेष बहुमत से पास किया जाए, विशेष बहुमत। और विशेष बहुमत मैंने बताया कि उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों की कुल संख्या का 3/4 हिस्सा जो सदन की कुल संख्या के 50% से ज्यादा हो, ठीक है।
दोनों में अलग अलग पास कराना पड़ेगा। पहले सीनेट में पास कराइए यही प्रक्रिया से, हैं? उसके बाद प्रतिनिधि सभा में जाइए, मतलब ये विशेष बहुमत से पहले दोनों जगह पास कराइए, तब जाकर संघीय व्यवस्था में पास होगा। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या होगा, फिर प्रांतों में जब हम लोग बात करेंगे, राज्यों में जब बात करेंगे, तो कम से कम 3 बटे राज्य जो है इसका समर्थन करें। और समर्थन कैसे करेंगे, तो उनको भी अपने क्या क्या है, इसी विशेष बहुमत से इसको पास कराना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ आई? तो इसीलिए कठोर प्रावधान है। ठीक है, बाकी लचीला संविधान क्या होता है, अभी हम लोग भारत के संविधान पर आएंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। ठीक, अब देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, तो हम लोगों ने शुरू से जो शासन प्रणाली देखा था, शासन प्रणाली, अब आपके पास 4 प्रकार के शासन प्रणाली का जिक्र है। शासन प्रणाली, ठीक है, इसमें एक स्तर पर आपने देखा तो यहां से 2 निकल करके आया, जिसे एक आप कह रहे हैं संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, और दूसरा आप कह रहे हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अब अगर दूसरे दृष्टिकोण से हम लोग देखें तो यहां पर आप देख रहे हैं, एक आपने देखा संघात्मक शासन प्रणाली, और दूसरा आप क्या देख रहे हैं, एकात्मक शासन प्रणाली। यहां पर आपने संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली देखा था कि ये शासन प्रणाली का मुख्य आधार जो है विधायिका और कार्यपालिका के मध्य संबंध है, जबकि संघात्मक और एकात्मक शासन प्रणाली के मध्य जो है वो केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति का पृथक्करण है। ठीक है, अब भारत ने क्या किया है, तो भारत की स्थिति विशिष्ट है। ठीक है, देखिए हम अगर देखें तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली आप वहां पर पढ़े थे और आप जानते हैं जहां पर विधायिका और कार्यपालिका के मध्य मधुर संबंध होते हैं और कार्यपालिका के सदस्य सदैव विधायिका के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। जो वास्तविक प्रमुख होता है, राष्ट्र प्रमुख, वो संवैधानिक राष्ट्र प्रमुख से भिन्न होता है। ये सारी व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री प्रमुख की भूमिका में होता है, तो यहाँ पर तो दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम लोग संघात्मक और एकात्मक में चर्चा करेंगे तो भारत का जो संघवाद है इसका स्वरूप विशिष्ट है। ठीक है, तो अब हम लोग भारत की पृष्ठभूमि पर उतर रहे हैं। वैश्विक स्तर पे ये भिन्न भिन्न स्तर पे जगह जगह पे अलग अलग पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग भारत पे आते हैं, तो बात कर लेते हैं इस पे। तो भारत में संघवाद, भारत में संघवाद, तो सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा कि भारत में संघवाद जो है वो थोड़ा विशिष्ट है। विशिष्ट क्यों है, क्योंकि यहां पर मूलभूत संघात्मक लक्षणों के साथ एकात्मक लक्षण के भी, एकात्मक शासन व्यवस्था के भी लक्षण देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ का जो संघवाद होता है ये विशिष्ट हो जाता है, और जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में तमाम प्रकार के जो विधिवेत्ता हैं उनके मध्य ये एक विवाद है, उनके मध्य जो है इस पर एक आप कह सकते हैं विरोधाभास है कि वास्तव में भारत का संघवाद जो है उसे हम संघात्मक शासन प्रणाली या उस व्यवस्था में रखें या ना रखें। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे इसमें दोनों लक्षण पाए जा रहे हैं, तो दोनों पे तुलनात्मक रूप से बात करेंगे। पहले हम लोग संघात्मक लक्षण देख लें, उसके बाद बात करेंगे एकात्मक। ठीक है, तो भारत के शासन में संघात्मक व्यवस्था के लक्षण कुछ आप लोग को समझ में आ रहा है? इसमें कोई लक्षण बता सकते हैं जो आप कहें हाँ सर ये लक्षण जो है भारत में ये संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता को दर्शा रहा है? एनीवन? इसलिए याद करना पड़ेगा संघात्मक में आपने क्या पढ़ा ना। चलिए आइए देखते हैं। देखिए फर्स्ट अगर हम लोग देखें तो भारत में द्वैध शासन प्रणाली पाई जाती है। ये द्वैध शासन प्रणाली का अर्थ क्या निकल के आया कि देखते हैं भारत में जो संघ सरकार होती है और भारत की जो प्रांतीय सरकार होती है ये भिन्न भिन्न हो सकती है।
इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि संघ में अगर कोई सरकार चल रही है तो प्रांतों में भी वही सरकार चले। और आप देखते हैं कि कुछ जगहों पर आप सुन रहे हैं डबल इंजन की सरकार है। इसका मतलब क्या, कुछ जगहों पे तो आप कहेंगे ठीक भाई जो केंद्र में सरकार चल रही है उसी की सरकार प्रांत में चल रही है, लेकिन केंद्र सरकार की आप कह सकते हैं अधीन होकर कार्य नहीं कर रहा है, या केंद्र सरकार की कृपा से किसी प्रांत में सरकार नहीं बनी है, बल्कि प्रांत की अपनी एक सरकार बनाने की व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, उसके तहत वो सरकार चुन के आई है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बहुत से ऐसे प्रांत आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर आपको संघ से अलग दूसरी सरकार देखने को मिलेगी। इसका मतलब भारत में क्या है, संघ और प्रांत की सरकार में अपनी स्वायत्तता है, स्वतंत्र सरकार पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि एकात्मक की तरह लक्षण दिखाई दे कि जहां पर संघीय सरकार के अधीन होकर के ही प्रांतीय सरकार को काम करना पड़ रहा हो। ठीक है, तो ये एक विशेषता हो गई। दूसरा आप देखेंगे कि भारत में क्या है, शक्ति का पृथक्करण है। शक्ति का पृथक्करण, तो हम लोग संघात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था देखे थे कि एक लिखित संविधान की आवश्यकता होती है और उस लिखित संविधान के माध्यम से संघीय शासन प्रणाली या संघीय व्यवस्था में और प्रांतीय व्यवस्था में शक्ति का पृथक्करण होता है। किसके माध्यम से होता है, किसके माध्यम से होता है, सूचियों के माध्यम से। तो यहां पर भी क्या है, आप भारत की शासन व्यवस्था में देखते हैं कि नहीं, संविधान में क्या है, 3 प्रकार की सूची का जिक्र है कि नहीं है। एक क्या है, संघ सूची है, दूसरा क्या देखते हैं, राज्य सूची है, और तीसरा आप देखेंगे क्या है, समवर्ती, ठीक है, सूची है। ठीक है, संघ सूची में उन विषयों को रखा गया है जिस पर सिर्फ कानून बनाने का अधिकार किसको होगा, वो केंद्रीय सरकार को होगा। ठीक है, CAA जैसा मुद्दा आप सुन रहे कि नहीं सुन रहे हैं, नागरिकता जैसा प्रावधान जो है वो भारत में, अभी हम लोग एकात्मक लक्षण में एकल नागरिकता का प्रावधान है। प्रांतों का अपना कोई अलग नागरिकता नहीं होता। ऐसे में नागरिकता संबंधित जो अधिकार है वो क्या है, संघ सूची का विषय है, और अगर वहां से कानून बनता है तो प्रांतों में स्वतः लागू हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से बहुत से विषय ऐसे हैं जो राज्य सूची का विषय, सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, राज्य सूची का विषय, और कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर प्रांतीय सरकार और संघीय सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके अलावा देखिए, मैंने अभी आपको क्या बताया कि भाई शक्ति का पृथक्करण किया गया है, तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, लिखित संविधान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और लिखित संविधान हमेशा आप देखते हैं किसकी विशेषता है, संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप देखेंगे संघात्मक, सॉरी तो सीधे कर देते हैं, लिखित संविधान। ठीक है, इसके अलावा आप जानते हैं कि संघात्मक शासन प्रणाली की एक और विशेषता होती है कि एक स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका चाहिए। भारत में स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका है। ठीक है, बिल्कुल है, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है। ठीक, तो स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। ठीक है, फिलहाल आप इन 4 बिंदुओं पर ध्यान दीजिए कि भारत की जो शासन व्यवस्था है, संवैधानिक रूप से जो संविधान ने शासन का एक जो आप कह सकते हैं संचालन की व्यवस्था दी है, उसमें जो संघात्मक प्रणाली की विशेषता है उसमें ये 4-5 पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे। पहला क्या है, भारत में द्वैध शासन प्रणाली है जहां पर केंद्र और प्रांत स्तर पर अलग अलग सरकारें कार्य करती हैं। दूसरा, केंद्र और प्रांत सरकार के मध्य शक्ति का पृथक्करण है। इस शक्ति के पृथक्करण में भारत में सूचियां संविधान में वर्णित हैं, अनुसूची 7 में है। ठीक है, जहां पर आप देखेंगे तो एक आपको संघ सूची दिखाई देगी, एक राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। इसके अलावा लिखित संविधान का प्रावधान है। और क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो अंतिम पॉइंट आप देखें कि स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि भारत की शासन प्रणाली में एकात्मक शासन व्यवस्था के क्या लक्षण हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण। एकात्मक शासन व्यवस्था के क्या लक्षण है, तो सबसे पहली बात तो भारत में देखिए क्या पाया जाता है, भारत में एकल
एकल शासन या एकल शासन करके हम कहते हैं एकल प्रणाली को अपनाया गया है। एकल प्रणाली क्या है? हम लोग संघात्मक शासन व्यवस्था में ना मतलब दोहरी प्रणाली पाई जाती है, वहां सब कुछ दो है। भारत में क्या है? एकहरी प्रणाली है, या उसी को कह सकते हैं एकल प्रणाली है। ठीक है, इस एकल प्रणाली में क्या है? तो जैसे आप देखेंगे भारत में क्या है? नागरिकता कितनी है? एक है। संविधान कितना है? संविधान कितना है? एक है। कैग जैसा पद कितना है? एक है। ठीक है, इसी तरह से बहुत सी आप चीज़ें देखेंगे जहाँ पर आपको एकल स्तर पर पाया जाएगा। ठीक है, इसमें आप न्यायपालिका का भी जिक्र कर सकते हैं, लेकिन भारत में न्यायपालिका का भी थोड़ा सा जो एक आप कह सकते हैं स्तर है वो एकीकृत न्यायपालिका को अपनाया गया, इसलिए उसको अलग पॉइंट पे कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पर एकल तो है, एकल एकीकृत न्यायपालिका, इसे समझिएगा। देखिए भारत में एकल एकीकृत न्यायपालिका का अर्थ क्या है? भारत में जो न्यायपालिका है वो क्या है? बॉटम टू टॉप शक्ति का केंद्र हो रहा है, और एपेक्स लेवल पर अर्थात टॉप पर जाकर संपूर्ण शक्ति एक जगह पर केंद्रित हो जाती है। कैसे? 3 स्तर पर समझ लेते हैं। यहां पर देखिए, ये जो सबसे नीचे है ये आपका हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हर जिला का अपना जो एक सेशन कोर्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो क्या पाया जाएगा? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट यानी प्रांतों का। अब इसका मतलब हो गया कि किसी जिले से अगर कोई केस होता है और वहां पर जजमेंट आता है और निर्णय पर दोनों पक्षों में से कोई सहमत नहीं होता या संतुष्ट नहीं होता, तो ऐसे में क्या है? वो अपने से ऊपर वाले न्यायालय पर अपील कर सकता है। तो कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट में जाएगा। उसके बाद भी अगर वो संतुष्ट नहीं होता है तो उसके पास कहाँ जाने का अधिकार है? सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी संतुष्ट नहीं हुआ तब वो कहाँ जाएगा? तब वो कहाँ पर जाएगा? तब वो भगवान के पास जाए, पूजा अर्चना करे और कहे कि हमको अब आप ही न्याय दिला सकते हैं ना, क्योंकि अब संवैधानिक प्रक्रिया से तो उसको कोई न्याय मिलने वाला नहीं है। तो ये बताइए, पूरे राष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होता है वो अंतिम और सर्वमान्य निर्णय होता है या नहीं होता है? क्या प्रांतों का अपना अलग कोई इस प्रकार से एपेक्स कोर्ट है कि राज्य सूची का विषय है तो ये हमसे संबंधित है और अगर हमारा मुद्दा है तो इस पर केवल हम ही निर्णय देंगे, ऐसा कोई प्रावधान है? नहीं है। लेकिन संघात्मक शासन प्रणाली में तो आपने देखा था कि प्रत्येक प्रांतों का भी क्या था? वहां पर अपना एक सुप्रीम कोर्ट होता था। इसलिए अमेरिका जैसे देश में आपने देखा 51 सुप्रीम कोर्ट की बात आ रही है। तो वहां पर जो प्रांतीय मुद्दे होते हैं उन पर जब कोई निर्णय होता है तो उस निर्णय के लिए वो जो प्रांत का एपेक्स कोर्ट होगा यानी सुप्रीम कोर्ट जो होगा वो निर्णय देगा, वही मान्य होगा। ये बात समझ में आया? तो ये क्या है? एकल न्यायपालिका का ही प्रावधान है, लेकिन भारत में कैसा? एकीकृत है। मतलब शक्ति का बॉटम टू टॉप क्या हो रहा है? एक केंद्रीकरण हो रहा है, संकेंद्रण हो रहा है। ठीक है, और हमारे यहाँ क्या पाया जाता है? एकल के और क्या लक्षण आपको देखने को मिल रहे हैं? आप देखिए, जहां हम लोग देखे थे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, उसको लास्ट में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसके अंदर फिर हमको कई चीजें देखना होगा। एकात्मक शासन प्रणाली की सबसे जो आधारभूत विशेषता है वो क्या है? एकात्मक शासन प्रणाली की सबसे मूलभूत विशेषता क्या है? डेमोक्रेटिक सभी हैं। संघात्मक और एकात्मक शासन प्रणाली के मध्य जो वर्गीकरण हुआ है उसका आधार क्या है? केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति का पृथक्करण। अब जरा हमको बताइए कि एकात्मक शासन प्रणाली में सारी शक्ति किसके पास होती है? केंद्र के पास होती है कि नहीं होती है? तो सबसे बड़ा तो कारण यही आपको दिखाई देगा कि वहां पर एक सशक्त केंद्र होता है, जहां पर जो प्रांत होता है वो प्रांत क्या करता है? वो पूरी तरह से जो संघीय सरकार होगी उसके अधीन होकर या उसके अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। यही तो बात हम लोग किए थे। ठीक है, तो भारत में देखिए, संपूर्ण तो नहीं कहेंगे लेकिन फिर भी देखिए संविधान निर्माताओं ने क्या किया है? भारत में संघीय जो व्यवस्थाएं हैं उसमें शक्ति का संकेंद्रण ज्यादा किया है, और बहुत ही ऐसे आपको प्रावधान देखने को मिलेंगे जहां पर उसके शक्ति का
मैंने आप कह सकते हो संकेंद्रण इतना ज्यादा है, शक्ति का इतना महत्व हो गया कि वो प्रांतों की भी शक्तियों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि भारत की शासन प्रणाली में क्या है, एक सशक्त संघ का प्रावधान है, संघ का प्रावधान। अब ये सशक्त यानी मजबूत संघ का प्रावधान कैसे है, चलिए देखिए। जैसे मान लेते हैं हम लोग एक देखते हैं आपातकाल। आपातकाल, आपातकाल तो भारत में 3 प्रकार के आपातकाल का जिक्र है भारत के संविधान में। ठीक है, एक आप देखेंगे आर्टिकल 352, दूसरा देखेंगे आर्टिकल 356 और तीसरा देखेंगे आर्टिकल 360। 4 के अंतर पर आपको ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, 352, 356 और 360। तो 352 क्या है, 352 क्या है, राष्ट्रीय आपात। 356 क्या है, राष्ट्रपति शासन। 360 क्या है, वित्तीय आपात। ठीक है, अब देखिए, आप देखेंगे तो प्रावधान ये है कि जब आपातकाल की स्थिति होती है उस समय प्रांत पूरी तरह से संघ के नियंत्रण में होता है और वहाँ का पूरा जो संवैधानिक प्रावधान है शासन का, वो संघीय संरचना के हाथ में चला जाता है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपातकाल की स्थिति में कहीं ना कहीं प्रांतीय सरकार या उसकी शक्तियों पर पूर्ण नियंत्रण किसका होता है, वो संघ का होता है। ठीक है, दूसरी चीज, अब दूसरे पॉइंट पर लोग बात करते हैं। जरा हमको ये बताएंगे कि किसी भी प्रांत का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो कौन होता है। प्रांत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। ठीक है, और हमको अब ये बताइए जो राज्यपाल होता है, इस राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है कि नहीं करता है। राष्ट्रपति किसका अंग है, राष्ट्रपति किस सरकार का अंग माना जाएगा, प्रांतीय का या संघीय का, संघीय सरकार का अंग है कि नहीं। आप देखिए राष्ट्रपति क्या है, ये केंद्र सरकार का प्रमुख व्यक्ति है। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि किसी भी प्रांत का जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के माध्यम से क्या होता है, इसकी नियुक्ति होती है और राष्ट्रपति के माध्यम से ही इसकी पद मुक्ति भी होती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो प्रांतों में जो संवैधानिक प्रमुख है वो पूर्णतः किसके नियंत्रण में होता है, वो केंद्र सरकार के नियंत्रण में होता है। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे अगर हम लोग देखें किस तरह से सशक्त केंद्र है हमारे के, देखिए विशेष परिस्थितियों में, और आप जानते हैं आवश्यकता के अनुसार परिस्थितियां तो कभी भी बनाई जा सकती हैं, है ना। जब भी हमको लगता है किसी भी प्रांत पर नियंत्रण प्राप्त करना हो तो परिस्थितियां बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो देखिए विशेष परिस्थितियों में क्या होता है, आप देखेंगे कि जो राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है, उस पर भी क्या कर सकता है, संघीय सरकार कानून बना सकता है। कहा जाता है कि यदि कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो उस पर क्या कर सकता है, उस पर ये जो संघ सरकार होती है वो कानून बना सकती है। ठीक है, राज्यसभा में यदि राज्यसभा के प्रतिनिधि, राज्यसभा के सदस्य लोग किसी विषय का जो राज्य सूची से संबंधित हो उसको राष्ट्रीय महत्व का मान करके पारित कर देते हैं तो संसद उस पर कानून बना सकती है। ठीक, अब आप पुनः देख रहे हैं कि एक तरह से क्या हो रहा है, संघ उस पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग अगले पॉइंट की बात करें तो देखिए लोक प्रशासनिक अधिकारी, आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर ही रहे हैं तो समझ सकते हैं। ठीक है, ये लोक प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं वो क्या हैं, ये पूरे प्रशासन के सबसे प्रमुख और उच्च स्तर के पदाधिकारी होते हैं। ठीक है, और ये अपनी सेवा जो है वो कहाँ देते हैं, अपनी सेवा ये प्रांतों में देते हैं। आप बताइए
डीएम किसी भी एक जिले में काम कर रहा है तो जिले पर नियंत्रण किसका होगा? प्रांतीय सरकार का होगा कि नहीं होगा? तो सेवा तो ये क्या कर रहे हैं? प्रांत सरकार को दे रहे हैं, लेकिन इन पर जो अंतरिम नियंत्रण होता है, अंतरिम नियंत्रण होता है, वो किसका होता है? वो केंद्र सरकार का होता है, केंद्र सरकार का होता है। ठीक है, और यहां पर भी ध्यान रखिएगा, राज्य सूची के विषय पर तो संघीय सरकार कानून बना ही सकती है, लेकिन यदि कोई विषय ऐसा हो जिसे आप कहें, नेक्स्ट पे ले लेते हैं, जिसे आप कहें कि वो समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय। समवर्ती सूची का विषय का मतलब हो गया कि इस पर प्रांत चाहे तो वो भी कानून बना सकता है और संघ चाहे तो वो भी कानून बना सकता है। लेकिन यदि दोनों कानून बनाते हैं और इन दोनों कानूनों के बीच में आपस में क्या होता है, कुछ टकरार हो जाता है, कानून में कुछ विरोधाभास उत्पन्न होकर आता है, तो सदैव क्या होगा, जो संघीय सरकार द्वारा, संघीय विधायिका द्वारा कानून बनाया जाएगा वही मान्य होगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि नहीं, व्यवहार में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि भारत में भले ही हमको व्यवहार में संघात्मक शासन प्रणाली के कुछ प्रमुख लक्षण देखने को मिल रहे हों, लेकिन इसके बावजूद एकात्मक शासन प्रणाली के भी हमको लक्षण देखने को मिल रहे हैं। ठीक, और यहाँ पर संघीय सरकार भी एक मजबूत स्थिति में है। ठीक है, अब ये दोनों को अगर आप देखें तो भारत में क्या है, संघीय शासन प्रणाली की भी व्यवस्थाओं को लिया गया है, एकात्मक शासन प्रणाली की भी व्यवस्थाओं को लिया गया है। इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भारत का संविधान है और उसके अनुसार जो शासन व्यवस्थाएं हैं उसको विशिष्ट माना गया है। ठीक है, इसके बारे में भारत की कैसी शासन व्यवस्था है, अलग अलग माने विधिवेताओं ने, अलग अलग जानकार लोगों ने इसको अलग अलग तरह से नामकरण किया है। अभी हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को और समझ लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे क्योंकि फिर भारत के संघवाद को क्या नाम दिया गया है, किस तरह से उसको अलग अलग लोगों ने परिभाषित किया है, प्लस संघात्मक शासन प्रणाली की क्या विशेषता होती है और उसके क्या कुछ दोष होते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो आपके एकात्मक शासन प्रणाली है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं और क्या उसके कुछ खामियां होती हैं, इस पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ी सी चीज़ और देख लें, क्योंकि हम लोग देख रहे थे कि संविधान में कठोरता और लचीलापन ये भी एक शब्द है जो संघात्मक शासन प्रणाली या एकात्मक शासन प्रणाली से जुड़ा होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कहीं संविधान बहुत ज़्यादा लचीला है तो ये विशेषता एकात्मक शासन प्रणाली की होगी या संघात्मक शासन प्रणाली की होगी? एकात्मक की, क्योंकि आपने पढ़ा था एकात्मक शासन प्रणाली जहां पर होती है वहां पर क्या है, संसद की सर्वोच्चता होती है। भाई संसद ने चाहा हमको ये चीज परिवर्तित करना है, आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और संघात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है, क्योंकि सारी शक्ति जो होती है वो संविधान के तहत चलती है, इसलिए संविधान की सर्वोच्चता होती है। और भारत ने क्या किया है, जब भारत के हम लोग संविधान संशोधन का प्रावधान देखेंगे तो भारत का संविधान कैसा कहा जाता है, भारत का संविधान कठोर व लचीला कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो आसानी से परिवर्तित हो सकते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनको बड़ी मुश्किल से परिवर्तित किया जाता है। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं भारत में संविधान संशोधन। भारत में संविधान संशोधन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन इंडिया। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो हम लोग भारत में संविधान संशोधन की बात करेंगे तो पहले तो ये समझ लीजिए कि संविधान संशोधन का अर्थ क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मीन्स, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? संशोधन किसे कहते हैं? किसी चीज में सुधार कर देना। ठीक, और सुधार हम क्या कर सकते हैं, चूंकि ये नियम और प्रावधान तो लिपिबद्ध हैं, तो या तो हम उसमें कुछ और जोड़ दें और या कुछ चीजें उसमें हटा दें। आपके नोट्स में अक्सर संशोधन होता रहता है, आपने देखा ही होगा ना, कहीं पर कभी कोई चीज थोड़ा सा काट दिया जाता है, कभी कोई चीज थोड़ा सा करके जोड़ दिया जाता है। तो क्या हम लोग संशोधन नहीं कर रहे हैं, समय समय पर आवश्यकता अनुसार उसको क्या कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, तो संशोधन करना पड़ रहा है। ठीक, इसी तरह संविधान संशोधन का एक सरल अर्थ क्या होता है कि संविधान में कुछ जोड़ना या हटाना, ये पहली बात समझिए। ठीक, अब दूसरी चीज समझिए कि भारत में जो संविधान है उसमें संशोधन का प्रावधान कैसा है।
उसके अनुसार ही इसको क्या कहा गया। तो अभी मैंने बताया ना कि भारत में संविधान संशोधन के प्रावधान के आधार पर भारत के संविधान को क्या कहा गया है, भारत का संविधान कठोर व लचीला है। ठीक है, कठोर संविधान उसे कहते हैं जिसका संशोधन करना बहुत ही मुश्किल होता है, जैसे कि अभी आपने अमेरिका का देखा। और लचीला संविधान उसे कहते हैं जिसको आसानी से संशोधित किया जा सके। ठीक, इसको अभी हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर एक छोटी चीज और समझ लीजिए, ये इसी पेज पे समझ लेते हैं। ये जो संविधान संशोधन का प्रावधान है ये कहाँ से लिया गया है भारत में? भारत में कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, तो भारत में संविधान संशोधन का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। ठीक है, और भारत के संविधान में इसे कहां रखा गया है? भाग 20 आर्टिकल 368। ठीक है, तो तीन चीज यहां पर आप देख लीजिए। एक तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, और संविधान में भाग 20 आर्टिकल 368 के अंतर्गत इसे रखा गया है। ठीक है, ये सीधे क्वेश्चन बनाते हैं यहां से। आइए अब यहां पर देखिए, हम लोग अगर बात करें तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए शब्दों पर विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में संविधान संशोधन कितने तरह से संभव है, तो ध्यान रखिएगा, भारत के संविधान में संशोधन 3 प्रकार से संभव है। यानी भारत में संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 के अनुसार भारत में संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो आप बताएंगे 2 प्रकार से। वास्तव में संविधान संशोधन का जो प्रावधान है वो संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत ही रखा गया है, लेकिन अभी हम लोगों ने देखा कि संविधान संशोधन क्या है, जहां पर संविधान में कुछ परिवर्तन हो जाए। तो शासन के प्रावधान में कुछ ऐसे बिंदु हैं जहां पर अगर कुछ परिवर्तन किया जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप हमारे संविधान में परिवर्तन हो जाता है। इसी वजह से उसको भी संविधान संशोधन का ही एक रूप माना जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, मूल रूप से वो संविधान संशोधन नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी भी बिल को जब आप संसद में प्रस्तुत करते हैं तो पहले बिल को बताना पड़ता है कि बिल किस नेचर का है। अगर आपने बताया कि ये संविधान संशोधन का बिल है, संविधान संशोधन विधेयक है, तो ऐसे में आपको उन प्रावधानों से गुजरना पड़ेगा जो 2 प्रकार के प्रावधान का जिक्र यहाँ पर किया गया है। बस में अगर संविधान संशोधन विधेयक के नाम से कोई बिल भी प्रस्तुत होगा तो उसमें इन्हीं 2 प्रावधान से चलेंगे। तो पहले हम लोग वो तीसरा प्रावधान देख लेते हैं कि कौन सा है, तब आपको उसको समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए, जो संविधान संशोधन है वो 3 प्रकार से है। तो पहले हम समझ लें कि 3 प्रकार हैं कौन से। एक जो होता है वो साधारण बहुमत से हो जाता है, साधारण बहुमत से। दूसरा जो है वो विशेष बहुमत से होता है, विशेष बहुमत से होता है। और तीसरा जो होता है वो होता है विशेष बहुमत, विशेष बहुमत प्लस आधा से ज्यादा राज्यों का समर्थन। ठीक है, इसका मतलब एक संविधान संशोधन साधारण बहुमत से होगा जो संघीय व्यवस्था में हो जाएगा, यानी संसद से हो जाएगा। एक विशेष बहुमत से होगा, वो भी आपके संसद से हो जाएगा। कुछ ऐसे प्रावधान होंगे जहां पर अगर आप कोई भी संशोधन करना चाहते हैं तो वहां पर संसदीय प्रक्रिया के साथ साथ प्रांतों का भी समर्थन आपको चाहिए। तो अभी हम लोग देखेंगे तीनों क्या है। आपके अनुसार इसमें सबसे जटिल प्रक्रिया कौन सी है? तीसरा हुआ कि नहीं हुआ? ये सबसे जटिल प्रक्रिया है, इसलिए आप कह देंगे कि ये क्या है? कठोर प्रावधान है। इसीलिए संविधान कैसा है? कठोर हो गया। और सबसे सरल प्रक्रिया क्या है?
साधारण बहुमत। साधारण बहुमत क्या होता है इसे बता देते हैं। साधारण बहुमत, ठीक है। तो साधारण बहुमत क्या होता है, इसके अनुसार ये सबसे सरल प्रक्रिया है। तो सरल प्रक्रिया है तो ये क्या है, आपकी लचीला विशेषता बताने की, कुछ चीजें बड़े आराम से संशोधित कर सकते हैं। तो लचीला हुआ कि नहीं हुआ, और कुछ चीजें बहुत मुश्किल से, और बाकी बीच वाला तो मध्यम मार्गी है ये है ना, कि उसमें उतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी उतना मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, भारत का जो संविधान है कैसा है, कठोर व लचीला है, ठीक है। अब थोड़ा सा पहले हम लोग यहाँ पर इस शब्दों को देख लेते हैं। जैसे हमने कहा साधारण बहुमत, साधारण बहुमत, ठीक है। इसी तरह से आप एक शब्द सुनते हैं जिसे कहते हैं पूर्ण बहुमत, और एक शब्द आप सुन रहे हैं जिसे कहते हैं विशेष बहुमत। तो क्या मुझे विशेष बहुमत को फिर से बताने की जरूरत है, क्या विशेष बहुमत को फिर से बताने की जरूरत है? अभी तो हम लोगों ने चर्चा किया। विशेष बहुमत किसे कहते हैं, विशेष बहुमत कहते हैं उपस्थित व मतदान करने वालों की कुल संख्या का 2/3 जो सदन की कुल संख्या के आधे से ज्यादा हो, ठीक है। अमेरिका में यही चीज आपने देखा था। अब जरा बताइए साधारण बहुमत किसे कहते हैं। साधारण बहुमत देखिए, जो साधारण बहुमत होता है इसका मतलब होता है उपस्थित व मतदान करने वालों के मत के 50% से अधिक। मतलब सदन में, जैसे मान लेते हैं हम लोगों का, अगर लोकसभा की बात करते हैं, लोकसभा, ठीक है। तो लोकसभा में हमारे क्या सदस्यों की संख्या कितनी है, 543 है। हम मान लिए किसी दिन क्या हुए, केवल 250 लोग ही क्या हुए, उपस्थित हुए। अब उस दिन कोई बिल ला करके प्रस्तुत कर दिया गया, तो बिल ला करके अगर प्रस्तुत कर दिया जा रहा है और उसमें क्या है, वो बिल पास होने का प्रावधान साधारण बहुमत से अगर है, तो उसमें क्या होगा, केवल उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के 50% से ज्यादा। यानी कितने लोग यहाँ पर सहमति दे दें, कितने लोग सहमति दे दें, आधा कितना होगा, तो उससे ज्यादा बढ़ जाइए, कितना जाएंगे, 126 जाएंगे ना। इसका मतलब क्या हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। केवल इतने लोग भी कह देंगे तो वो बिल पास हो जाएगा। बहुत सरल प्रक्रिया है, ठीक है। अब पूर्ण बहुमत किसे कहते हैं, पूर्ण बहुमत, पूर्ण बहुमत कहते हैं जब सदन की कुल संख्या के आधे से अधिक का बहुमत प्राप्त हो। सदन, हम लोग लोकसभा की बात करें तो अभी बताया कितनी सीट है, कितनी है, 543 है। कितने उपस्थित हैं, कितने मतदान कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क इतना पड़ता है कि जो लोग किसी चीज के समर्थन में हैं वो कितने होने चाहिए, सदन की कुल संख्या के आधे से अधिक। आधा इसका कितना हो जाएगा, नहीं पता। सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़ा कितना है, 272 का नहीं सुना, सभी पार्टी 272 के लक्ष्य को टारगेट करके जो है वो लोकसभा का चुनाव लड़ती है ना, कि हमको इतना भी मिल गया तो हमको किसी और के समर्थन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, अगर 272 लोगों ने मतदान कर दिया है, ठीक है, तो अब मान लेते हैं जैसे किसी दिन 400 लोग उपस्थित हैं, 400 लोग, और इसमें से 400 लोगों ने क्या किया, उसमें 272 लोग ऐसे थे जिन्होंने किसी बिल के समर्थन में मत अपना दे दिया। अब ये बताइए कि किसी दिन अगर 543 लोग भी उपस्थित हो गए तो क्या बिल के पास होने या ना होने पर रिजल्ट में कोई परिवर्तन संभव है? अगर 400 लोग उपस्थित थे तो 272 ने क्या किया, वहां पर समर्थन में जो है, समर्थन में अपना मत दे दिया, समर्थन में।
हम कह रहे हैं किसी दिन 543 लोग भी आ गए, यहाँ पर 143 लोग बढ़ गए ना, और सभी 143 लोगों ने विरोध भी कर दिया, तो भी क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि आप तो पहले 50% से ज्यादा लोगों का मतदान प्राप्त कर चुके हैं। असल में ये होता है पूर्ण बहुमत। तो पूर्ण बहुमत किसे कहते हैं? पूर्ण बहुमत मतलब सदन की कुल संख्या के आधे से अधिक। बात समझ में आया? पहला आपने क्या देखा? साधारण बहुमत। इसमें उपस्थित कितने हैं और मतदान कितने कर रहे हैं, इसका फर्क पड़ता है। उपस्थित और मतदान करने वाले संख्या का आधे से अधिक। पूर्ण बहुमत क्या है? सदन की कुल संख्या के आधे से अधिक। और विशेष बहुमत क्या है? सदन की कुल संख्या के पहले उपस्थित मतदान की बात करते हैं। सदन में उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों की कुल संख्या का 2/3 जो सदन की कुल संख्या के आधे से अधिक होना चाहिए। असमय, ठीक है। अब हम लोग आते हैं संविधान संशोधन पर। अभी हमने आपको क्या बताया? संविधान संशोधन जो होता है वो 3 तरह से हो सकता है, एक साधारण बहुमत, दूसरा विशेष बहुमत और तीसरा विशेष बहुमत प्लस आधे से ज्यादा राज्यों का समर्थन। ठीक, हम लोग देखते हैं साधारण बहुमत को पहले। साधारण बहुमत, तो ध्यान रखिएगा कुछ ऐसे प्रावधान हैं जहां साधारण बहुमत से संसद में बिल पास कर दिया जाता है तो उसका परिणाम जो होता है वो हमारे संसद जो संविधान है उसको प्रभावित कर देता है और संविधान में संशोधन करना पड़ता है। ठीक, यद्यपि साधारण बहुमत से कोई भी विधेयक अगर पास हो रहा है तो वो आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक नहीं माना जाता है। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर साधारण बहुमत से कोई भी बिल पास हो रहा है तो वो आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया में नहीं आता, इसलिए इस तरह के बिल को संविधान संशोधन विधेयक आप नहीं कह सकते हैं। लेकिन क्या परिवर्तन कर रहा है जिसकी वजह से इसको हम संविधान संशोधन का एक अंग मान चल रहे हैं? अब आप उदाहरण समझिए। देखिए, जैसे हमारे क्या क्या है, आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3 है। क्या किसी को पता है आर्टिकल 3 क्या है, किससे संबंधित है? हाँ, वेरी गुड। इसका मतलब क्या है? राज्यों के सृजन या विघटन से। अगर हमको किसी नए राज्य का निर्माण करना है या किसी राज्य को समाप्त करना है तो उसकी शक्ति कहां पर है? अनुच्छेद 3 के तहत है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए कि अगर हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं तो जो नए राज्य के निर्माण या इसके अवसान कह लें, अवसान मतलब समाप्त करना, अवसान, नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन या क्षेत्रफल में परिवर्तन, कुछ भी अगर करना होता है तो ये कैसे हो जाता है? ये साधारण बहुमत से हो जाता है। ध्यान रखिएगा, अभी मैं आपको आर्टिकल 3 नहीं पढ़ा रहा हूं, इसमें कुछ और प्रावधान है कि राज्यों से भी उसमें क्या होता है, एक उनसे भी पूछा जाता है कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन उनके द्वारा जो निर्णय लिया जाता है उसका कोई यहाँ पर प्रभाव नहीं पड़ता। तो हम आर्टिकल 3 नहीं पढ़ा रहे, अभी हम लोग अपने विषय में प्रवेश किए ही नहीं, अभी तो केवल पूरी तरह से हम लोग अपने विषय को समझ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ेंगे तो हम लोग जब एक एक आर्टिकल में बात करेंगे तो वहाँ पर इसका हम लोग चर्चा करेंगे जब भागी को पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर अभी हम लोग सिर्फ ये समझ रहे हैं कि अच्छा ठीक है, साधारण बहुमत द्वारा किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है। अब देखिए, जैसे मान लेते हैं, आपने देखा जैसे तेलंगाना, ठीक है, सबसे नवीन राज्य जो सृजित हुआ आप कह सकते हैं। अब ये बताइए, जो तेलंगाना था ये पहले किसका अंग था? आंध्र प्रदेश का था, यानी आंध्र प्रदेश से टूट करके एक नया राज्य बना हुआ है। अगर आंध्र प्रदेश से टूट करके एक नया राज्य बना है तो ये संविधान संशोधन के प्रावधान में किस तरह से आ रहा है? नहीं तो क्या साधारण बहुमत से कोई भी चीज हम लोग करेंगे तो हम उसको संविधान संशोधन कह देंगे? हम उसको व्यवहार में लाकर रख सकते हैं ना, संविधान हमारा वैसे ही रहने दीजिए। लेकिन नहीं, संविधान में परिवर्तन करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि संविधान में जो अनुसूची 1 है, अनुसूची 1, इसमें जो है सभी राज्यों का क्या है? विवरण है। कौन सा राज्य कब गठित हुआ,
किस राज्य की कितनी सीमा है, कितने जिले हैं, अन्य उससे जुड़े जो तथ्य होते हैं उसको लिखा जाता है। अब आप बताइए पूरा एक नया राज्य निर्मित हो जाए या उसके क्षेत्रफल या सीमा या नाम में परिवर्तन हो जाए तो अनुसूची 1 में कुछ तो एडिटिंग करना पड़ेगा, कुछ तो चेंजेस लाना पड़ेगा, तो संशोधन माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। इसीलिए जो है ये एक प्रकार के संविधान संशोधन के प्रावधान के अंतर्गत आता है। ठीक है, एक दूसरी व्यवस्था को समझिए। जैसे हमारे यहाँ क्या है, आर्टिकल 124 किससे संबंधित है, किसी को पता है? अनुच्छेद 124 ये सुप्रीम कोर्ट में जजों के गठन से संबंधित है। ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या कितनी होगी। जब हम लोग बात करें तो हमारा जो मूल संविधान था, मूल संविधान, इस मूल संविधान में जो जजों की संख्या थी वो 1+7 थी। 1+7 का मतलब क्या? कुल 8 जजों का प्रावधान था। इसमें एक क्या था? एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था, ठीक, मुख्य न्यायाधीश था, और दूसरा अन्य न्यायाधीश थे। अब इसके बाद क्या हुआ, वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो ये संशोधित करते करते 2019 में संशोधन करके ये जजों की संख्या कितनी हो गई है? इस समय आपकी 34 है। इसका मतलब 1+33 की संरचना है। एक आपका क्या है, मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। 2008-9 में करके 31 किया गया था, उसके बाद फिर ला करके इसको अब 34 कर दिया गया है। और ये जो जजों की संख्या है इनको बढ़ाने का बहुत सरल प्रावधान है। कैसे है? साधारण बहुमत द्वारा। तो जरा ये देखिए कि चूंकि हमारा मूल संविधान में इसका उल्लेख था कि नहीं था। अगर मूल संविधान में ये प्रावधान 8 संख्या पे दिखा रहा था तो अब यहाँ संविधान में कितना दिखाएगा? ये 34 दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? इसका मतलब परिवर्तन करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? तो ये साधारण बहुमत से होने वाले कुछ प्रावधान जो 368 आर्टिकल के तहत कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी संविधान संशोधन माने जा रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया कि भारत के संविधान में संविधान संशोधन 3 प्रकार से, लेकिन अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन 2 प्रकार से। क्लियर है? अब हम लोग आते हैं आर्टिकल 368 पर। अनुच्छेद 368 के अनुसार तो 2 चलेगा। पहले हम लोग कौन सी बात कर लेते हैं? पहला हम लोग बात कर लेते हैं विशेष बहुमत द्वारा। विशेष बहुमत द्वारा, तो यहां पर आपको कोई विशेष उदाहरण ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि ज्यादातर संविधान संशोधन ऐसे होते हैं जहां पर उसको लागू कराने के लिए संसद में विशेष बहुमत का प्रावधान है। इसका मतलब उपस्थित हुआ मतदान करने वालों की कुल संख्या का 3/4 से ज्यादा जो सदन की कुल संख्या के आधे से अधिक हो। और ध्यान रखिएगा, जब संसद की बात करेंगे इसका मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अलग अलग इस प्रावधान से गुजरना चाहिए, तभी उसको माना जाएगा। ठीक है, तो ज्यादातर संविधान संशोधन आपके ऐसे ही होते हैं। अब हम लोग तीसरे पे अगर बात करें तो जो ये दूसरा हो गया, ठीक है, ये तीसरा, लेकिन इसके अनुसार 2 ही आएगा। अब तीसरा हम लोग बात किए तो उसमें राज्यों का भी समर्थन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो राज्य का समर्थन किसमें लेना होगा हम लोग को? राज्य का समर्थन हम लोग किसमें लेंगे? राज्य का समर्थन हम उन विषयों पर लेंगे जहां पर केंद्र और राज्य से संबंधित कोई विषय होगा। कोई ऐसा संशोधन चाह रहे हैं जहां पर केंद्र के साथ साथ राज्य भी वहां पर प्रभावित हो, ऐसे में राज्यों की भी अनुमति अनिवार्य है। ठीक है, अब देखिए यहां पर तो हम कहेंगे यहां पर कि जो केंद्र व राज्य से संबंधित विषय होंगे। ठीक है, अब देखिए उदाहरण के तौर पर समझने की कोशिश करिए कौन कौन से विषय हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल या निर्वाचन विधि में परिवर्तन करना चाह रहे हैं। फिर से नया शब्द आ गया। निर्वाचन मंडल का अर्थ होता है, ठीक है, इसे निर्वाचन मंडल लगा के निर्वाचक मंडल कह लीजिए। निर्वाचक मंडल का अर्थ होता है कि राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उसमें मतदान करने का अधिकार किसे होता है? तो चूंकि मतदान करने का अधिकार वहां पर विधानमंडल के सदस्यों को भी है,
इसलिए अगर इसमें कोई संशोधन होगा तो कहीं ना कहीं उनकी भी शक्ति प्रभावित होगी। और उसी तरह से इनकी जो निर्वाचन की प्रक्रिया है, राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की प्रक्रिया है, अगर इससे संबंधित किसी प्रावधान में परिवर्तन करना होगा तो ये संविधान संशोधन में हमको राज्यों का भी समर्थन चाहिए। ठीक है, दूसरा और क्या हो सकता है, तो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, अगर इनकी शक्ति को बढ़ाना हो या शक्ति को घटाना हो, इनकी शक्तियों में परिवर्तन करना हो, तो उसके लिए भी हमको राज्यों के समर्थन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसी तरह से अगर हाईकोर्ट से संबंधित किसी जज के प्रावधान में, जज के शक्तियों के प्रावधान में कोई परिवर्तन करना होता है तो वहां पर भी हमको राज्यों का समर्थन चाहिए। तो ये कुछ ऐसे विषय हैं जहां पर राज्यों का समर्थन भी जरूरत पड़ता है। ठीक है, अब देखिए इसमें प्रावधान क्या है, पीछे बात किए थे लेकिन थोड़ा सा फिर से देख लीजिए। तो प्रावधान क्या है, हमने बताया विशेष बहुमत प्लस राज्यों का समर्थन। ठीक है, विशेष बहुमत कई बार अभी चर्चा हो चुकी है, इसलिए इसको यहीं पर हम उम्मीद कर रहे हैं आप समझ चुके हैं। ठीक है, और जब राज्यों के समर्थन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले कि 50% से ज्यादा राज्यों का समर्थन चाहिए। पहली बात, कितने राज्य हैं हमारे क्या वर्तमान में, कितने राज्यों का समर्थन चाहिए, कितने राज्यों का समर्थन चाहिए, कम से कम 15 राज्यों का समर्थन चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, समर्थन कैसे मिलेगा, क्या जो राज्य के मुख्यमंत्री या जो राज्यपाल होंगे वो सीधे कह देंगे चलिए ठीक है हम भी समर्थन करते हैं, भाई सब संवैधानिक प्रावधान से होगा ना, कैसे समर्थन करेंगे। तो राज्यों का अपना विधानमंडल होता है, राज्यों का सदन होता है, विधायिका होती है, वहां पर कानून बनता है, वहां पर बिल प्रस्तुत किया जाता है, वहां पर भी पास कराना पड़ेगा। अब सवाल उठता है वहां पर कैसे पास कराएंगे, किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो ध्यान रखिएगा राज्यों में ये कैसे चलेगा, ये साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से। इतनी बात समझ आ रही है। ठीक है, क्लियर है। अब आज हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, तो आज हम लोगों ने जो पूरी बातचीत की है उस पूरी बातचीत के क्रम में सबसे पहली चीज हम लोगों ने देखा कि कठोर संविधान क्या होता है, कठोर संविधान क्या होता है। फिर दूसरी चीज आपने क्या देखा कि भारत के संघवाद का स्वरूप कैसा है, ये अभी क्या है आपका, ये अभी इनकम्प्लीट है, अभी इस पे हम लोग को और चीजें पढ़ना है। ठीक है, फिर यहीं पर आपने तीसरी चीज देखा कि भारत के संविधान में संशोधन का क्या प्रावधान है। ठीक है, और ये आपके लिए आज की क्लास में महत्वपूर्ण था। यहाँ पर आपने देखा कि भारत में संविधान संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है, लेकिन आर्टिकल 368 के अनुसार क्या होगा, 2 प्रकार से होगा। ये 3 प्रकार से संविधान संशोधन कौन कौन सा है, एक साधारण बहुमत, दूसरा विशेष बहुमत, तीसरा विशेष बहुमत प्लस आधे से ज्यादा राज्यों का समर्थन। क्लियर है। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा उसे अभी नहीं उठा रहे, क्योंकि अब जो यहाँ पर उठाएंगे हम लोग संघवाद का जो स्वरूप है, ठीक है, उसको फिर जल्दी दिन पढ़ाएंगे तो फिर बात नहीं बन पाएगी। उसको कल फिर हम लोग नेक्स्ट डे की क्लास में और अच्छे समझेंगे कि उस पर किस किस प्रकार से टिप्पणी की गई है, और प्लस संघवाद का जो विशेषताएं हैं और उसके जो दोष हैं, और इसी तरह से एकात्मक शासन प्रणाली की जो विशेषताएं और दोष हैं, उसको हम लोग एक क्लास में खत्म करेंगे। ठीक है, जब इतना हम लोग पढ़ लेंगे तब आप समझिए कि फर्स्ट डे की क्लास से अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा ये पूरी तरह से पॉलिटी की एक समझ आपने क्या किया है, विकसित किया है। ठीक है, केवल कॉन्सेप्ट को डेवलप किया है। हम लोग अभी अपने चैप्टर पे उठे ही नहीं हैं, और जब हम लोग अपने अब मूल विषय पर आएंगे तो मैं स्टार्ट करूंगा भाग 5 से। देखिए मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है, किताब कैसे पढ़ाता है, किस तरह से मैटर आते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क ये पड़ता है कि आप विषय को कैसे बेहतर तरह से समझ सकते हैं। भाग 5 में हमारे यहाँ सबसे लंबा है, साथ ही साथ क्या है कि वो व्यवहारिक है, हमारे यहाँ केंद्र सरकार कैसे कार्य करती है और उससे जुड़े कितने प्रकार के प्रावधान हैं। जब आप वहाँ पर चीज़ों को समझ लेते हैं तो उसके बाद आप पॉलिटी के छोटे छोटे शब्दों को समझना शुरू कर लेते हैं। अभी मैं जानता हूँ, मतलब सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी लोगों को नहीं पता होता है कि लोकसभा क्या होती है, विधानसभा क्या होती है, लोगों को नहीं पता संसद क्या होता है, किस प्रकार से कार्य करता है। लोगों को यहाँ तक ये नहीं पता होता है कि मुख्यमंत्री हमारे क्या कैसे होता है, तो विधायिका का चुनाव कैसे होता है, तो प्रधानमंत्री कैसे नियुक्त होता है। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए क्लास में इंपॉर्टेंट कौन है,
मेरे क्लास में इंपॉर्टेंट वो है जो क्लास में बिल्कुल शून्य स्थिति में है, क्योंकि अगर शून्य स्थिति वाला व्यक्ति किसी बात को समझ पा रहा है तो उससे ऊपर वाले तो अपने आप चीजों को समझते चले जाएंगे। तो मैं तो ये मान के चलता हूं कि क्लास में सबसे शून्य व्यक्ति है वो बात को समझे। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें जब हम लोग केंद्र सरकार पढ़ेंगे पूरी पॉलिटी आपकी क्या होगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। उसके बाद तो फिर आप कुछ भी पढ़ते रहिए, केवल आपको संविधान के प्रावधान और व्यवस्थाओं को समझना है। कभी टर्मिनोलॉजी में आप नहीं फंसेंगे, किसी तरह के जो शब्दों का प्रयोग होने के बाद बात नहीं समझ में आती वो नहीं हो पाएगा। और शायद यही कारण है कि देखिए पहले ही दिन से आप लोगों को क्या है, जो बुक वगैरह होती है उसको पढ़ने के लिए मना किया जाता है। आप बुक पढ़ेंगे सारी एनर्जी आप क्या करेंगे, अपनी वेस्ट कर देंगे, समझ में ही नहीं आएगा। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, उसमें इतने कॉम्प्लिकेटेड शब्दों में चीज़ों को लिखा होता है, इतने मतलब थॉट भी उसके इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि आपके लिए समझना आसान भी नहीं होता। और होगा क्या, फिर आपको फ्रस्ट्रेशन होने लगे, एक तो एनर्जी वेस्ट जा रही, फिर फ्रस्ट्रेशन, अरे सब्जेक्ट टफ है, हमको समझ में नहीं आता ना। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ थोड़ा पेशेंस रखिए, आराम से मेरे साथ जुड़ करके पढ़ने की कोशिश करिए, विषय को समझ लीजिए, उसके बाद फिर आराम से किताब को नॉवेल की तरह पढ़िए, आपके लिए सब कुछ क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, एनी डाउट, किसी कुछ पूछना है, एनी क्वेश्चन? ठीक है, चलिए तो आज आप लोगों को जहाँ तक इसका पढ़ाएं उसका नोट्स दे देंगे। अब 5 मिनट वेट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग हिस्ट्री क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए दैट्स ओवर।